गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्ती चल रही होगी। मस्ती नहीं चलनी चाहिए, पढ़ाई चलनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेट्स आ चुकी हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है एलिप्स। क्या नाम है? एलिप्स। पैराबोला अपन ने कवर किया तो कोनिक पे, तो उसी के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है एलिप्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एलिप्स से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें कि व्हाट इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ एलिप्स। अगर मैं बेसिक डिफिनेशन की बात करूं आपसे कि बेसिक डिफिनेशन क्या होगी एलिप्स की, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करते हैं तो बेसिक डिफिनेशन कहती है कि अगर एक दो फिक्स पॉइंट हमें दिए गए हैं, क्या दिए गए? दो फिक्स पॉइंट दिए गए, एंड कंसीडर द फिक्स पॉइंट एज f1 एंड f2, और एक वेरिएबल पॉइंट p है, एक वेरिएबल पॉइंट p है। वो इस तरीके से कि p का f1 से डिस्टेंस और p का f2 से जो डिस्टेंस होना चाहिए, pf1 plus pf2, pf1 plus pf2, that will be must be greater than f1 f2। एक्चुअली तीन पिक्चर होते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने पढ़ रखा, अच्छे से पता होगा आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा, तीसरी साइड से बड़ा होता है। बराबर अगर होगा तो वो कोलिनियर होगा, और छोटा होगा तो कोई भी लोकस जनरेट नहीं होगा। तो यहीं पे वही मैं बात करने आपसे जा रहा हूं कि अगर एक वेरिएबल पॉइंट हमने p लिया है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इसका सम हमेशा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट इन दोनों वेरिएबल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से बड़ा है, तो जो p पॉइंट है वो किस पे नाचेगा? वो नाचेगा एक इलिप्स पे। क्या होता है इसका मतलब? आइए इसको समझ लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम आई विल कंसीडर दिस पॉइंट एज c, 0 and this point as minus c, 0। I'll consider this line as x axis। मैंने इस टाइम को क्या assume किया है? x axis assume किया है, और p पॉइंट को मैंने h, k ले लिया। ठीक है, और मैंने लिखा है कि pf1 plus pf2 is equals to 2a, where जो 2a होना चाहिए वो 2c से बड़ा होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, कैसे होता है, भी मैं इंटरप्रेट करूंगा, आप तो बस ये ध्यान रखना। तो दिस इज द वन ऑफ द बेसिक कंडीशन फॉर द एलिप्स आल्सो कि pf1 plus pf2 should be equals to 2a, या मैं बोलूं कांस्टेंट। तो जनरल क्वेश्चन जो आते हैं ना, जिसे हम लोग बात करते थे कि लोकस क्या आएगा, तो लोकस क्या आएगा अगर उन पिक्चर की हम बात करते हैं बेटा, तो pf1 plus pf2 equals to 2a। तो ये अपने आप में कंडीशन है। जैसे पैराबोला की कंडीशन क्या थी कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर बराबर है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर बराबर है, तो वो वेरिएबल पॉइंट किस पे मूव करेगा? पैराबोला पे मूव करेगा। अरे मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर एक वेरिएबल पॉइंट है p जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, अगर कांस्टेंट आ जाए, इस 2a को मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, इस 2a को मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ। तो इन जनरल में अगर बात करूंगा तो मैं बोलूंगा pf1 plus pf2 should be equals to कांस्टेंट। तो अगर pf1 plus pf2 कांस्टेंट है तो श्योर शॉर्ट ये ध्यान रखना कि जो ये वेरिएबल पॉइंट है ये हमेशा क्या जनरेट करेगा? एलिप्स। कैसे जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, आइए उस सारी चीज को समझते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक डिफिनेशन बता दी कि pf1 plus pf2 is equals to constant। तो this implies locus of p is an ellipse। This implies locus of p is an ellipse। Locus of p is an ellipse। Is an ellipse। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है वो आता है कि हम किस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन की, पॉइंट नंबर 2 में आता है कि हम किस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव करते हैं। तो लेट अस मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो अगर मुझे किसी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के हमने क्या क्या आपके सामने ले रखा था। तो मैंने ये pf1 लगा दिया, pf1 plus pf2 should be equals to 2a लिखा। pf1 का मतलब है कि मैं p का f1 से डिस्टेंस लिखूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, तो बन जाएगा h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का अंडर रूट ऑफ h माइनस c की जगह पे h प्लस c हो गया प्लस का k स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। दोनों साइड के स्क्वायरिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं स्क्वायरिंग वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ। बनता है सॉल्व करके h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को ये कहां से है समझ में आ गया? डबल स्क्वायरिंग का कांसेप्ट होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लीजिएगा, अगर आपका मूड करता है, नहीं करता कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा डेरिवेशन कहां से है। ठीक है,
तो इसको मैंने थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, एलिप्स की इक्वेशन को ऐसे इंटरप्रेट किया, जनरलाइज करके h को x से रिप्लेस किया और k को बेटा y से रिप्लेस किया और नीचे वाले पार्ट को b स्क्वायर लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन आ गई एलिप्स की x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर देयर इज अ रिश्ता। क्या रिश्ता कि मैंने a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को क्या माना है, b स्क्वायर। तो c स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इतना श्योर हो गया क्योंकि अगर हमने a को c से बड़ा ले रखा था तो यहाँ से a को c से बड़ा ले रखा है तो डेफिनेटली a b से बड़ा होगा, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन b एंड ये इस इक्वेशन के लिए a किससे बड़ा होगा, b से बड़ा होगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम ये बोलते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक हमारी जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस b, जो मैंने कोनिक के टाइम पे लास्ट लेक्चर में आपको पैराबोला की स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमारे पास सेकंड डिग्री कर्व है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 विल रिप्रेजेंट अ इलिप्स। तो कंडीशन थी डेल्टा नॉन जीरो और h स्क्वायर शुड बी लेस देन ab। ठीक है। तो वो तो हमारी स्टैंडर्ड वो तो हमारी जनरल इक्वेशन आती है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कुछ फिक्स स्पेसिफिकेशन पे। फिक्स स्पेसिफिकेशन क्या है, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ c, 0, इसको ले रहा हूँ माइनस c, 0 एंड करस्पॉन्डिंगली। तो भाई अब हमने इलिप्स की इक्वेशन तो डिफाइन कर दी, करेक्ट है, a और b में रिश्ता भी बता दिया गया। तो अब इन सारे रिश्ते का यूज करते हुए अगर हम इलिप्स की फोटो बना करके बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले हम इलिप्स की जो इलिप्स बना है इसकी फोटो बनाते हैं। तो अगर मैं इस इलिप्स की फोटो बनाना चाहता हूं तो देखिए इस इलिप्स की फोटो कैसे बनती है। तो भाई अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं फोटो की। तो आइए फोटो की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझना। तो अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूं वो देख लेना। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। चेक करना मैंने गलत ना लिखा हो, सही लिखा है। ठीक है। तो यहां से y इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस b बाई a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब अगर मैं इसका डोमेन आपसे पूछता तो इसकी डोमेन आएगी माइनस a से a। ठीक है। तो मैंने माइनस a से a को मार्क किया। थोड़ी सी बड़ी फोटो बना रहा हूँ जिससे कई चीजें होंगी वो कंफर्टेबल रहेंगे हमारी ड्रॉ करते वक्त। तो भाई अगर मैं इलिप्स की ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फोटो इसकी डोमेन आएगी a, 0 तक माइनस a, 0 से लेकर के। ठीक है। अब जरा इस फोटो को देखो तो y इज इक्वल टू b बाई a पॉजिटिव है, a माइनस एक्स स्क्वायर तो x इज इक्वल टू 0 रखा अगर मैंने तो y की वैल्यू b आ गई क्योंकि b a से छोटा था तो ये बन गया 0, b और ये बन गया 0, माइनस b। ठीक है। इसको मैंने a1 लिख दिया, इसको मैंने a2 लिख दिया, इसको मैंने b1 लिख दिया और इसको मैंने b2 लिख दिया। अब जब मैं इंटरप्रेट करूंगा तो क्योंकि y स्क्वायर बैठा है x स्क्वायर बैठा हुआ है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ग्राफ बना दीजिए, उसके रिस्पेक्टिव चारों में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनेगा कुछ यूं बनेगा और चारों में नचा दीजिए। तो जैसा ग्राफ इधर तो वैसा ही ग्राफ इधर आ गया, वैसा ही ग्राफ इधर आ गया, वैसा ही ग्राफ इधर आ गया। तो ये हमारी इलिप्स की फोटो बन करके आ गई। ठीक है। अब जब इलिप्स की फोटो बन के आ गई तो बहुत सारी चीजों की हमें बात करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आइए हम सारे पॉइंट्स को नोट करके समझते हैं। ठीक है, एक एक करके। फोटो समझ में आ गई कैसे बनाई। ठीक, कई सारे पॉइंट्स मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बताता जाऊंगा। तो अगर मैं इसके अंदर नोट करके पॉइंट्स लिखना शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की। इसकी बात करेंगे एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की शॉर्ट में हम लोग इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग को याद होगा ई क्या था, पी एफ अपॉन पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। तो पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। उसके लिए हमें चाहिए क्या, पी एम। तो पी एम कहां से आता है वो समझे आप। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इलिप्स के लिए दो डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूं। एक लाइन इधर ले रहा हूं और एक लाइन इधर ले रहा हूं।
डायरेक्ट्रिक्स कैसे डिफाइंड होती है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, किस लिए डिफाइंड होती है उसके करस्पॉन्डिंग। तो एक हमारा ये फोकस था F1, एक हमारा ये फोकस था F2। अभी इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, c,0 और इसके -c,0, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने P लिया, करेक्ट है। तो ये P_F1, ये P_M1, ऐसे ये P_F2, तो ये P_M2, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगेंगे, मान लेना सीधी लाइन नहीं आ रही। तो एसेंट्रिसिटी डिफाइंड होती है E, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ द कोनिक, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ कोनिक, फ्लैटनेस ऑफ कोनिक। कौन सा कोनिक कितना फ्लैट होगा, कितना बढ़ेगा, कितना दबेगा, उन सारी पिक्चर की बात करती है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। कैसे करती है, तो हम लोग इसको E से डिफाइन करते हैं। E इक्वल्स टू क्या होता है, ये जो इलिप्स है इसका सेंटर ये O है और इसका वर्टेक्स ये है। E इक्वल्स टू होता है C/A। E इक्वल्स टू क्या होता है, C/A। C मतलब O से F1 का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस, इस फिक्स पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो F1 F2 फोकस हो गए, ठीक है। जो भी c,0 -c,0 चल रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, A1 A2 को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। A1 A2 क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। F1 F2 को क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहां से C इक्वल्स टू आता है AE, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं AE, 0 एंड -AE, 0। जैसे ही फोकस आती है वैसे में डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आती है, x इक्वल्स टू A/E और x इक्वल्स टू माइनस का A/E, करेक्ट है। यहां से हम लोगों ने अभी स्क्वायरिंग कर दो इसको, तो c² इक्वल्स टू आ जाएगा A² E²। c² का फॉर्मूला लिखा था A² - B² इक्वल्स टू A² E²। यहां से E² इक्वल्स टू आ जाएगा 1 - B² A², ठीक है। क्योंकि एसेंट्रिसिटी की बात करें तो E लगा दो और रूट लगा दो, प्लस माइनस मतलब एसेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है, कैसे आता है वो भी हम बात कर लेंगे अपन, ठीक है। E इक्वल्स टू FDP से। फिर ये जो A1 A2 होती है, A1 A2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है। यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। और जो B1 B2 होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो यहां से मैं माइनस एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला एक और तरीके से आता है, वो आता है E इक्वल्स टू √1 - इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, B1 B2 2B के बराबर हो गया और A1 A2 2A के बराबर हो गया। तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 2B एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 2A। अरे आ रहा है कि मैं अपना रिवीजन करके चला जा रहा हूं, ठीक है। तो E इक्वल्स टू आ गया 1 - B² A²। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली बन जाता है स्मॉल m का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं E और B नहीं दिया होता तो हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सीधे कैलकुलेट कर लेते। तो ये हमने एसेंट्रिसिटी के बारे में आपसे बात कर ली। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला कहां से आता है। तो एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो दिमाग में होना चाहिए, एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो दिमाग में होना चाहिए, एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, यहां से मैं एक कमेंट और कर सकते हैं, E कुछ भी हो जाएगा 1 से छोटा होगा, और E क्योंकि एक रेशियो है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, करेक्ट। नेगेटिव रेशियो की बात नहीं करते। तो यहां से हमने ये भी बात कर ली कि जो इलिप्स है उसकी एसेंट्रिसिटी हमेशा किसके बीच में बैठेगी, 0 से 1 के बीच में बैठेगी। कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स की बात करने के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की बात करने के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स की। किस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो इसके अंदर एक स्टार करके पॉइंट और लिख लेना। If eccentricity of two ellipses are equal, then ellipses are said to be equal. Then ellipses are
सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम लोग बात करते हैं तो जब एसेंट्रिसिटी इक्वल होगी तो हम एलिप्स को भी क्या बोलेंगे, इक्वल। जैसे पैराबोला में क्या होता है, दो पैराबोला इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ एलआर बराबर होती है। यहाँ एलिप्स इक्वल कब कहलाते हैं, जब उनकी एसेंट्रिसिटी सेम आती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं दो एलिप्स इक्वल होंगे। अब जब हमने एसेंट्रिसिटी की बात कर ली तो हम फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लेक्टस रेक्टम की बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं छोटे छोटे। आइए उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। थोड़ा सा मैं फिगर में कई चीजें आपको बता देता हूं। तो भाई कल जब हमने पैराबोला पढ़ा था तो पैराबोला में कुछ पॉइंट बताता है, उसी पे बात कर लेते दोबारा। तो एक तो होती है एलिप्स में डबल ऑर्डिनेट एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये है इसकी मेजर एक्सिस, बात कर ली। ये है इसकी माइनर एक्सिस। तो ये जो D1 D2 है इसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। इसी तरीके से फोकस से पास करने वाली कोई भी कॉर्ड, फोकस से पास करने वाली कोई भी कॉर्ड, मान ले मैं इसको AB लिख देता हूं, तो ये क्या कहलाती है हमारी फोकल कॉर्ड। फिर अगर कोई लाइन ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, वो क्या कहलाती है हमारी लेटस रेक्टम। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक L1 आएगा और एक L2 आएगा। L1 L2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो सब भी बात कर लेते हैं अभी। फोकस के कोऑर्डिनेट आ ही चुके हैं हमारे पास, E,0 पुट कर देंगे तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट आ जाएंगे। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आएंगे, तो ये आएगा AE,0, ये क्या आएगा AE,B²/A, ये क्या आएगा -AE,B²/A, सॉरी AE,-B²/A। तो ये AE,-B²/A, AE,-B²/A, तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई 2B²/A²। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया लेंथ ऑफ LR। लेंथ ऑफ LR शुड बी इक्वल्स टू 2B²/A, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/A आ गया, यानी स्मॉल m²/कैपिटल M, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर ली। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम मैंने कैलकुलेट ही कर दी है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बताई दी, x = A/A और x = -A/E इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। फोकल कॉर्ड क्या होती है वो मैंने आपको बताई दी, फोकस से पास करने। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है वो मैंने आपको बताई दिया। डबल ऑर्डिनेट एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। फोकल कॉर्ड एनी कॉर्ड विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, FDP। क्या बोलते हैं बेटा, FDP। क्या है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द फोटो PF1 is equals to E times PM1 and PF2 is equals to E times PM2। ये हमारी क्या आती है FDP, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ जो स्टार्टिंग मैंने आज करी है लेक्चर की, वो लाने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। तो अगर जैसे मैंने इसको जोड़ा तो I'll get the value PF1 plus PF2 should be equals to E times of PM1 plus PM2। अब भाई इधर देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने P के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए, लेट अस अज्यूम P था x, y, तो P का M1 से डिस्टेंस और P का M2 से डिस्टेंस निकालना है। तो P का M1 से डिस्टेंस देखो, O का ये N1 है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे A/0, तो ON1 माइनस, ये देखना ध्यान से, ठीक, इसको N लिख देता हूं, ये N2 लिख देता हूं, देखना ध्यान से, O से N और O से N1, तो PM1 बराबर होगा NN1, PM1 बराबर होगा NN1। तो बेटा NN1 आएगा ON1 माइनस ON, ON1 माइनस ON। तो यहां से अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा तो I'll get the value E times of PM1 is ON1 minus ON,
इस तरीके से PM2 आएगा ON2 प्लस ON। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए खचाखच। E ON1 हो गया A बाई ON2 हो गया A बाई अल्टीमेटली कितना हो गया 2A। देखो यहाँ से वही डिराइव हो गया जो हमने शुरुआत की थी कि PF1 प्लस PF2 किसके बराबर होता है 2A। तो यहाँ से हमने मैनिपुलेट कर लिया कि PF1 प्लस PF2 किसके बराबर आएगा 2A के बराबर आएगा। तो शायद हमने क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो ये हमने फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी का वर्कआउट कर लिया। ठीक है, एलिप्स में क्या क्या चीजें होती है वो मैंने आपको बताई थी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी की बात कर ली। प्रिंसिपल एक्सेस हम लोग बोलते हैं इनको, दीज AX1 AA1 वाली लाइन और BB1 B2 वाली लाइन, मतलब X एक्सेस और Y एक्सेस आर नोन एज द प्रिंसिपल एक्सेस। फोकल लेंथ क्या होती है? दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। F1 F2 का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है। किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाता है। फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस दो अलग अलग टर्म होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता भी देता हूँ, पॉइंट्स लिख देता हूँ, इनफेक्ट आप समझ लेना। यहां लिख देता हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस या इसी को कुछ और भी बोलते हैं फोकल रेडियाई, फोकल डिस्टेंस या इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल रेडियाई। तो जो फोकल लेंथ होती है वो होती है F1 F2, जो कि बेसिकली होता है 2A, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और जो फोकल एरिया होता है वो बेसिकली होता है PF1। क्या होता है PF1, जिसको हम लोग बोलते हैं PF1 E टाइम्स PM2। लेटेस्ट रिटर्न की बात मैंने आपसे करी ली, इक्वेशन ऑफ LR की जरूरत नहीं पड़ेगी, x A बाई एंड पॉइंट मैंने LR की निकाल दिया, लेंथ निकाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली किसकी, एलिप्स एट अ ग्लांस की, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके कोई दिक्कत? एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एलिप्स के फोटो A1 A2 आर एट द मेजर एंड पे, जो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट, मेजर एक्सिस की लेंथ A1 A2, माइनर एक्सिस की लेंथ B1 B2, F1 F2, फोकल लेंथ, फोकस के कोऑर्डिनेट A,0 माइनस A,0, एसेंट्रिसिटी के बारे में बात कर ली, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x A बाई x माइनस A बाई। आप सोचोगे सर ये बाहर क्यों है? अरे बेटा E की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर E की वैल्यू 1 से छोटी है तो अगर ये पॉइंट A था तो डेफिनेटली A से तो बड़ा ही होगा ये बाई, इसलिए लाइन यहाँ से पास करती है। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो एक डायरेक्ट्रिक्स 1 लिख दो इसको और एक डायरेक्ट्रिक्स 2 लिख दो इसको, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट की बात कर ली, रेडियस की बात कर ली, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की बात कर ली, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस इन्हीं को बोलते हैं जो वर्कआउट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूजुअली हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अगला आर्टिकल, दैट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज तो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल एंड एसेंट्रिक एंगल की। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी सर्किल एंड एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा? सिंपल सा फंडा है कि अगर अपन ने एक एलिप्स दे रखा है A1, A2, B1 और B2, एलिप्स इक्वेशन वही हमारी स्टैंडर्ड, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अगर मैं इस की मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, तो ये जो सर्किल होता है ये कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किल। क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी सर्किल। आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल कि द major axis of an ellipse considered to be a diameter, the circle drawn to the major axis of the diameter
इज नोन एज द ऑक्सिलरी सर्किल। तो सर्किल इक्वेशन आ जाती है x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। अगर इलिप्स हमें पता है तो हमें इमीडिएटली उसका AC पता होगा। अगर हमें इलिप्स पता है तो उसका इमीडिएटली हमें AC पता होगा, ठीक है। अब बात आ रही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट्रिक एंगल की। तो आइए क्या करने जा रहे हैं वो देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट P ले लिया यहाँ पे इलिप्स पे और एक पॉइंट ले लिया लेट अस यहाँ पे R, ठीक है। तो इस एंगल को मैंने बोला थीटा। कितना बोला? थीटा। तो वो R की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, रेडियस तो पता ही है, तो R की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a cos थीटा a sin थीटा। अब बेटा अगर हमें R पता है तो करस्पॉन्डिंग P का एक कोऑर्डिनेट पता होगा, कौन सा? x कोऑर्डिनेट। बहुत शानदार बात। तो जो P होगा उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जितना R का x कोऑर्डिनेट है उतना ही P का x कोऑर्डिनेट, उतना ही n का x कोऑर्डिनेट है, तो वो आ जाएगा a cos थीटा। इसी तरीके से अगर मैं n का x कोऑर्डिनेट पूछता तो आंसर आता है a cos थीटा 0। अब बात आती है P का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। अरे कुछ नहीं करो भाई, x कोऑर्डिनेट को उठाओ और यहाँ रख दो। तो देखो a² करके y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 माइनस cos² थीटा, वो बन गया sin² थीटा। y² इक्वल्स टू b² sin² थीटा, तो y इक्वल्स टू b sin थीटा। y इक्वल्स टू b sin थीटा। तो हमारे पास ये आ गया क्या? तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि P, ये जो लिखा हुआ है बेटा R इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एलिप्स। You should have to know where theta is known as the eccentric angle. Eccentric angle, ठीक है। थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 पाई। थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 पाई। इक्वालिटी वाली बात आती है, आप चाहे तो 0 पे लगा लो, चाहे तो 2 पाई पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा जैसे जैसे नाचेगा वैसे वैसे ये इंटरप्रेट करता रहेगा। तो ये हमारे आ गया ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, एसेंट्रिक एंगल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक नोट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना। जैसे हमारे पास एक इलिप्स था, एक पॉइंट था P, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। लेट अस अज्यूम इस इलिप्स की इक्वेशन थी, लेट अस अज्यूम इस इलिप्स की इक्वेशन थी x² अपॉन a² प्लस का y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, केयरफुली। तो अगर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है इस पे, उससे इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी हूं, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दी हूं, ठीक है। और इस P के कोऑर्डिनेट लेते से दूं मैंने L1, L2 मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि लेंथ थी और ये भी क्या है? लेंथ। इस लेंथ को मैंने L1 बोला, इस लेंथ को मैंने L2 बोला। तो ये जो P पॉइंट होगा ये इलिप्स पे लाई करेगा, और अगर P पॉइंट इलिप्स पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा L1² by a² प्लस L2² by b² इक्वल्स टू 1, ठीक है। वेयर ये L1 क्या है बेटा? वेयर L1 क्या है? L1 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन माइनर एक्सिस, ठीक है। L2 क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन मेजर एक्सिस। तो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे अपन, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो ये मैंने पहले राउंड की थ्योरी कवर करी, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ओके देन, तो अब हम जितना आर्टिकल पढ़ रखे हैं, बेसिक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ी होगी, सर्किल पढ़ी है, एसेंट्रिक एंगल पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखने का मैं टाइम आपका सेव करता हूँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो मैंने चारों क्वेश्चन लिख रखे हैं, आप मेरे साथ क्वेश्चन को फटाफट करा करिए। ये नहीं कि मैं बैठा हूँ जब तक मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, अगर आपसे पहला हो जाए तो आप आगे पे बढ़ जाए, सेकंड हो जाए, थर्ड पे बढ़ जाए एंड सो ऑन। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। वीडियो जैसे मैंने बार बार बोला, आप वीडियो को स्टॉप करके भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस थिंग। अब आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो जनरल इक्वेशन दे रखी है नहीं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बस इसको ओपन कर दिया गया है। तो आप क्या करिए, आइए इसको समझते हैं।
आप परफेक्ट स्क्वायर पे बात करना शुरू करिए। तो आप 9x स्क्वायर को एक साथ रखिए, साथ में 18x को रखिए, नेक्स्ट आएंगे आप 4y स्क्वायर को रखेंगे, साथ में आप 16y को रखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 11 कर देंगे। अब 9x स्क्वायर माइनस 18x को कंप्लीट करने के 9 बाहर निकालेंगे तो +1 जोड़ेंगे, यानी कि 1 इसको इस तरीके से लिख देंगे 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, तो बेसिकली +1 कर दो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और प्लस का 4 बाहर निकाल दो तो y स्क्वायर माइनस का 4y, तो प्लस का 4 कर दो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 प्लस का यहां से आएगा 9 और यहां से आएगा 16, 16 9 25 हो जाएगी, तो 25 बेसिकली ऐड किया दोनों साइड में, ठीक है। इसको कंप्लीट कर दो, यू गेट द 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 36 से डिवाइड कर दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 9 शुड बी इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इस लिस्ट का आपको बात करता तो ये लिस्ट बताइए पहले हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, 4 और 9, करेक्ट है, तो ये वर्टिकल लिस्ट है, a की वैल्यू 2 आएगी एंड b की वैल्यू 3 आएगी, तो ये कैसा लिस्ट होगा, ये एक वर्टिकल लिस्ट होगा, ये एक वर्टिकल लिस्ट होगा, ठीक है। फोकस फोकस सब निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमसे पूछा था एसेंट्रिसिटी, आप चाहे तो सिर्फ इसके बारे में सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं जो जो आपको निकालना हो। इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसके फोकस निकालने होगी, ये दोनों फोकस होंगे, इसकी लेटस रेक्टम निकालनी होगी, लेटस रेक्टम होगी, ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट होंगे, L1 L2 ये हो गया, F1 ये हो गया, F2 ये हो गया, इसका मेजर एक्सिस ये हो गई, इसकी माइनर एक्सिस, सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इलिप्स के अंदर। लेकिन हमसे सिर्फ बात किसकी करी गई, e की तरफ से v की बात करते हैं, तो e का फॉर्मूला होता है √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, नहीं b स्क्वायर बाई a स्क्वायर फॉर्मूला रटे रहते हैं आप लोग, इस चीज को ध्यान रखना, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, तो बनेगा 4/9, तो अल्टीमेटली जो e की वैल्यू आएगी वो आएगी √5/3, तो इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी कितनी निकल गया है, √5/3। डन, सही होगा कई लोगों का, इनका सही होगा, रिपीट फटाफट सब दबाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बना करके मैनिपुलेट किया, भैया ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, परफेक्ट स्क्वायर की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक के अंदर भी यूज होती है, कैलकुलस के अंदर भी यूज होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी यूज होता है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यूज होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, उससे क्या बोला है, he said if the distance of a point P on the ellipse distinct from its center is 2, find the eccentric angle। तो हमसे eccentric angle पूछा गया है और एक एलिप्स दे रखा है, एलिप्स वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स ड्रॉ कर दिया, तो उसने बोला है हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे एक पॉइंट P था, एक पॉइंट P था जिसका सेंटर से डिस्टेंस 2 है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, एसेंट्रिक एंगल ना, सॉरी एसेंट्रिक एंगल कुछ और होता है पता है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल पे बनने वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए, इलिप्स दिख रहा है आपको, तो इलिप्स में A की वैल्यू तो √6 है और B की वैल्यू है √2, करेक्ट है, तो हमने पहले इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखे, तो √6 cos थीटा √2 sin थीटा, तो भाई हमने इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए। अब उसने बोला है O से P तक का डिस्टेंस 2 के बराबर है, तो हमने OP का डिस्टेंस लगा दिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो √6 cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस √2 sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूनी 4, ओपी का स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला था रूट का स्क्वायरिंग कर दी, ओपन कर दो तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 4, तो इसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लेट अस यूजिंग cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 4, 6 में से 2 गए 4, 2, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया 1/2। अब cos स्क्वायर थीटा अगर 1/2 है तो करस्पॉन्डिंग थीटा क्या क्या पॉसिबल होगा,
तो cos थीटा प्लस माइनस 1/√2 होगा। ठीक है, तो 4 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। एक π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में, एक 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में और एक 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एसेंट्रिक एंगल्स आर 4। मल्टीपल करेक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल करेक्ट में पूछा जाता है, सम ऑफ द एसेंट्रिक एंगल पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एसेंट्रिक एंगल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट से वो आपसे पूछ सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ भाई, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने आ गए होंगे, करेक्ट है ना। a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा करस्पॉन्डिंगली b sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग फोकाई ऑफ E1 E2। दो इलिप्स दे रखे हैं, कॉमन सेंस कह रहा है कि पक्का ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगा। चेक कर लेते हैं। ये 25 16 हॉरिजॉन्टल, 24 49 वर्टिकल। बहुत शानदार बात। तो दो इलिप्स दे रखे हैं अपने को, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स दिया गया है और एक वर्टिकल इलिप्स दिया गया है। और उसने बोला इनके फोकाई, तो मान लो ये फोकाई थे और ये फोकाई थे। इनसे बनने वाला फिगर ये हो गया। I'll consider this as F1, this as F2, this as F1 dash और this as F2 dash। तो इस फिगर का एरिया निकालना, सिमेट्री मेंटेन होगी और F1 और F1 डैश का निकाल दो तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, उसका 4 गुना कर दो तो एरिया आ जाएगा। पूरी पिक्चर डिपेंड कर रही है F1 पे और F1 डैश पे। तो आइए, अगर मैं E1 के करस्पॉन्डिंग बात करूं तो A1 5 दिया है, B1 4 दिया है, तो करस्पॉन्डिंग E1 निकल आएगा हमारा। ऐसे अगर मैं E2 के करस्पॉन्डिंग बात करता तो A2 हमारा √24 दिया है, B2 हमारा 7 दिया है, तो E2 निकल आएगा हमारा। कितना आएगा ये कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे। तो E1 आ जाएगा आपके पास √1 माइनस 16/25, तो अल्टीमेटली हो गया ये 3/5। ऐसे E2 कैलकुलेट कर देते हैं तो E2 आ जाएगा √1 माइनस 24/49, तो ये आ जाएगा 5/7। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। तो F1 की कोऑर्डिनेट लिख दो। F1 आएगा A1 E1 3,0। F1 डैश की कोऑर्डिनेट लिख दो। तो F1 डैश आ जाएगा A2 E2 सही कर लो, नहीं सॉरी 0 आएगा 5। इसे कोऑर्डिनेट होंगे A1 E1 0, इसे कोऑर्डिनेट होंगे 0, B2 E2। मैं लिख देता हूं ऐसे 0, B2 E2 और इसे कोऑर्डिनेट होंगे A1 E1 0। तो दोनों फोकस आ गए, मतलब ये लेंथ 5 आ गई, सॉरी 3 आ गई, ये लेंथ 5 आ गई। इस ट्रायंगल का एरिया लिख दो, इसका 4 गुना कर दो। तो एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू 3 इंटू 5, 5 15 दूनी 30। तो एरिया कितना निकल गया 30। तो एक और सुंदर अच्छा क्वेश्चन सजा हुआ, मतलब मैं बोलूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एलिप्स में, बट ये मैं एरिया के अंदर भी डाल सकता हूं। याद रखना, एरिया जो कैलकुलस का आपका चैप्टर है, अभी आपने पढ़ा होगा, उस चैप्टर के अंदर आपको एरिया के जो क्वेश्चन होते हैं इट इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंटीग्रेशन। कई लोगों के दिमाग में होता है एरिया मतलब इंटीग्रेट करना है, नथिंग, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें फिगर से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपको शायद अच्छा लगेगा जब आप इसको करेंगे।
क्वेश्चन का आंसर जिसका भी 30 आया अपनी पीठ थपथपा ले, घर पे चिल्लाए कस के मेरा सही है। घर वालों को भी लगेगा अरे वाह मेरा बेटा पढ़ रहा है। घर वाले भी सोचते होंगे ना कि भाई चिंटू, कोई तो होगा जिसका घर का नाम चिंटू होगा, तो घर वाले सोचते हैं ना चिंटू बेटा पढ़ाई कर रहे हो, पीछे से आवाज आती है यस मम्मा आई एम स्टडीइंग। तो चलिए भाई चिंटू क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एलएस इक्वेशन ओके having one of its foci 3 4 center 2 3 and necessity 1/2। अच्छा ओके, तो भैया ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 3,4 एंड 2,3 एक्स एक्सेस पे नहीं बैठेगा, यानी कि कुछ ऐसी फोटो है, आइए समझें। 3,4 एंड 2,3 तो 2,3 एंड 3,4 तो ये कुछ लाइन होगी ऐसे, ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा फोकस होगा। F1 मान लेते हैं वन ऑफ द फोकस। तो सेंटर और फोकस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये हमारी मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस होगी। क्या होगी भी निकाल लेंगे इसको। और जो लाइन यहां से पास करेगी परपेंडिकुलर टू दिस मेजर एक्सिस, ये हमारी माइनर एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस होगी। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिप्स आ रहा होगा उसकी फोटो कुछ ऐसी आ रही होगी। तो हमें अब की बार टेढ़े एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? टेढ़े एलिप्स की। वैसे तो ये हमारे सिलेबस पे नहीं है, खैर बात बहुत टफ चीज नहीं। मैंने लास्ट पॉइंट जो थ्योरी का बताया था, एक नोट लिखवाया था, उसी नोट पे ये बेस्ड है। फंडा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पी पॉइंट ले लूंगा, पी से मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, पी से मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। इस परपेंडिकुलर को मैं L2 लिखूंगा, इस परपेंडिकुलर में L1 लिखूंगा और करस्पॉन्डिंग में एलिप्स की इक्वेशन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? तो हमारी एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी E = L1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस का L2 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें L1 निकालना है, हमें L2 निकालना है, हमें A निकालना है, हमें B निकालना है। तो सबसे पहले हमने मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकाली। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी, कहां से आएगी? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो वो बन जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं छोटा सा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो y माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 - 4 अपॉन 2 - 3 इंटू x - 3। भैया आप भी, मैं भी वही कैलकुलेशन करते जो आप करते। अच्छा x - 3 कुछ। तो मेजर एक्सिस इक्वेशन आ गई y इज -x - 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी इसके परपेंडिकुलर, तो y + x इक्वल्स टू लैम्डा पासिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर मतलब 2 3 5, तो इक्वल्स टू 5 मतलब -5 इक्वल्स टू 0। तो मेजर एक्सिस आ गई, माइनर एक्सिस आ गई। ठीक है, अब मैंने C से F1 के बीच का डिस्टेंस निकाला, CF1 वो होता है हमेशा AE के बराबर। तो CF1 आ जाएगा √ C से F1 के बीच का डिस्टेंस 3 - 2 1 + 1 √2। ये कितना 1/2, तो A = आ गया 2√2। ठीक है, अब B निकालना था हमें, तो B स्क्वायर, तो B स्क्वायर = हो जाएगा कितना? तो SN3 का फिर से फॉर्मूला लगा दो। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो E स्क्वायर = 1 - B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, तो B की वैल्यू जो आएगी मैं यहाँ लिख दूंगा, कितनी आएगी कैलकुलेट कर लेते हैं। E 1/4 है, तो ये 1/4 हो गया इज इक्वल्स टू 1 - B स्क्वायर बाई 8 हो गया। तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4, 3/B स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू 3/4, 4 × 3 = 6। तो B इज इक्वल्स टू √6 आ गया। तो भाई A आ गया, B आ गया, मेजर एक्सिस आ गई, माइनर एक्सिस आ गई। P के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y थे, P के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। तो x, y से स्पेस पे लेंथ परपेंडिकुलर, तो L1 चाहिए हमें और L2 चाहिए हमें। L1 क्या है बेटा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की इक्वेशन ये है y + x - 5। परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा y + x - 5 अपॉन √2। Similarly, L2 length of perpendicular drawn from point P on the major axis. Major axis है y - x - 1,
मिल जाएगा y माइनस एक्स माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट था, सिंपल सा कर लिया होगा। तो अब हमने क्या किया, हमें a पता है, हमें b पता है, हमें L1 पता है, हमें L2 पता है, L की इक्वेशन में चुपचाप रखते जाओ। तो जैसे आप रखोगे L1 स्क्वायर मतलब x प्लस वाई माइनस 5 बाई रूट 2 होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 मतलब 8 आ गया, प्लस y माइनस एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर बाई बी मतलब 6 इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा सजा दो तो इसका आंसर का फॉर्मूला मिल जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का y माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 6 दूनी 12 का होल स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर इंटरप्रेटेड हो गया। ठीक है, एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। कैलकुलेशन का तरीका देख लो, क्या किया गया मैं फिर से बता देता हूँ। सेंटर पता था, फोकस पता था, सेंटर फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा मेजर एक्सिस होगी, तो 2 पॉइंट से पास करने मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी मेजर एक्सिस की। जो माइनर एक्सिस होगी हमेशा मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और पास करेगी सेंटर से, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर पासिंग फ्रॉम द सेंटर लाइन की इक्वेशन लिख दी, करेक्ट है। फिर हमें E पता था और C से F1 का डिस्टेंस AE होता है, तो E पता था तो हमारा A आ गया और A पता है, E पता था हमारा B आ गया। अब जब मैंने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकाल लिया, A और B निकाल लिया, तो हमने एलएफ की इक्वेशन लिख दी कि अगर उस पे एक पॉइंट P था तो माइनर एक्सिस से परपेंडिकुलर L1 ड्रॉप किया, मेजर एक्सिस पे L2 ड्रॉप किया। तो मैंने आपको नोट में दिखाया था कि जो एलएफ की इक्वेशन होती है L1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वो इक्वेशन लगाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर L1 निकाला, L2 निकाला, सबको यूज करके सिंप्लीफाई कर दिया, एलएफ की इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो अपन कवर करने जा रहे हैं वो आर्टिकल है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। बात करने जा रहा हूं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। तो किसी पॉइंट की पोजीशन एलिप्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है उसके बारे में बात करनी है। तो ठीक है, याद होगा हमने पैराबोला में वर्कआउट किया था कि अपने पास अगर एक पैराबोला दे रखा है उसने, ठीक है, तो उस पे एक पॉइंट की पोजीशन 3 तरीके से हो सकती है। पॉइंट आउटसाइड हो, पॉइंट एलिप्स पे हो, पॉइंट एलिप्स के अंदर हो। एलिप्स के अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी, ई लिखने का मतलब है स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा, तो वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पैराबोला की पोजीशन याद होगी, इनसाइड हम उस पार्ट को बोलते हैं जहां पे फोकस लाई करता है, उसको हम बोलते हैं इन। तो ये अंदर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है, ठीक है। तो अपने पास सिचुएशन आती है, अगर मैं मेथड 1 के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं बोलूंगा कि E ऑफ P अगर ग्रेटर देन 0 हो, डेरिवेशन वही है जो पैराबोला के टाइम पे मैंने आपको बताया था, तो इसलिए मैं इसको वर्कआउट दोबारा नहीं कर रहा हूं। E ऑफ P लेस देन 0 हो, E ऑफ P अगर ग्रेटर देन 0 है तो P आउटसाइड होगा, P आउटसाइड होगा। E ऑफ P अगर इक्वल टू 0 तो P ऑन होगा और E ऑफ P अगर लेस देन 0 तो P इनसाइड होगा। तो ये आउट, ऑन और इन की 3 स्पेसिफिक कंडीशंस आ गई अपने पास। कि कोई पॉइंट अगर आउटसाइड है तो एलिप्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एलिप्स की पोजीशन E ऑफ P की जो एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर होनी चाहिए और E ऑफ P की जो एक्सप्रेशन है वो अगर नेगेटिव होगी तो P पॉइंट हमारा इनसाइड होगा, ठीक है। इसी का एक मेथड 2 भी होता है FDP प्रॉपर्टी से। क्या होता है वो समझ लेना। कि मैंने एक डायरेक्ट्रिक्स ले ली करस्पॉन्डिंग, लेट अस अज्यूम, चलो यहां ले लेता हूं, ठीक है, और ये पॉइंट P था, इसके रिस्पेक्ट में देख लेता हूं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट PM1 है। तो अगर PF1 तो वही कंडीशन आ गई कि PF1 ग्रेटर देन P टाइम्स PM1 हो, F2 M2 कर दो, PF2 इक्वल्स टू E टाइम्स PM2 हो जाए एंड PF2 लेस देन E टाइम्स PM2 हो जाए FDP की प्रॉपर्टी से, करेक्ट है। तो मेथड 2 किसका है? यूजिंग FDP, यूजिंग FDP फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से अगर मैं प्रोसीड करा रहा हूं तो PF2 अगर ग्रेटर देन EPM2 है तो P आउटसाइड होगा,
पी आउट होगा, इसमें पी ऑन होगा और इसमें पी इनसाइड होगा। तो पी आउटसाइड आएगा, पी ऑन आएगा या पी इनसाइड आएगा अगर पी F2 इस तरीके से देख सकते हो, ये वैल्यू क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हो गया। और PF1 और PF2 में PF2 अगर ज्यादा हो गया PF2 से, इस वाले PF2 की वैल्यू से ज्यादा होगी तो P पॉइंट आउटसाइड चला गया। देखा आपको फोटो से समझ में आ रहा होगा, सिंपल से कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पोजिशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स की। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है लाइन एंड एलिप्स के बारे में बात करनी है अपने को, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लाइन एंड सर्किल पढ़ा था, लाइन एंड पैराबोला पढ़ा था, वैसे मैं बात करने जा रहा हूँ लाइन एंड एलिप्स की। क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो। आई टेक द एग्जांपल्स। हाँ भाई, तो हमने बात करी अब लाइन एंड एलिप्स की। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है लाइन एंड एलिप्स। जैसे लाइन एंड सर्किल आया था, लाइन एंड पैराबोला आया था, वैसे ही लाइन एंड एलिप्स आ रहा है। सिंपल सा फंडा है, रिवाइज करा होगा आपने अगर सर्किल को और पैराबोला को बहुत अच्छे से, तो ये चीजें बहुत स्मूथली मूव करेंगी। तो लाइन एंड एलिप्स की बात करनी है तो मैंने एक एलिप्स ले रखा है और करस्पॉन्डिंग एक लाइन ले रखी है। तीन सिचुएशन है लाइन की, पहली, दूसरी, तीसरी। जैसे कि आप लोगों को पता है लाइन हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। और करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं एलिप्स की इक्वेशन क्या लेते हैं, तो हम लोग एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड लेंगे। तो दैट विल बी कम आउट टू बी अकॉर्डिंग टू द फोटो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। I've taken this equation as 1 and this equation as 2. 1 and solve 1 and 2. Solve 1 and 2। 1 और 2 को बेटा हमने सॉल्व किए। तो जब 1 और 2 को हम सॉल्व करें तो क्या पिक्चर आ रही, उठा करके देख लें आप। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को इससे रिप्लेस करेंगे तो I'll get the value b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और x में क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो x स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का x टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर mc प्लस का आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग बात करता तो इस करस्पॉन्डिंग हम तीन सिचुएशन ले रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। सब याद होना चाहिए अच्छे से, मैं रिवाइज करा रहा हूं बेसिकली। तो d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल्स टू 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। d क्या होगा वो निकाल दीजिए आप। तो d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर a की पावर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इनटू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो पहली पोजीशन आएगी लाइन कट। अगर सेकेंड पोजीशन आ गई d इक्वल टू 0 तो लाइन टच करेगी। टचेस मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जनरेट होगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहीं से आता सब कटकटा जाता है, कॉमन निकाल देना तो ये फैक्टर निकल के आ जाएगा। और d अगर लेस देन 0 तो थर्ड कंडीशन आएगी l इज आउटसाइड। तो टचिंग का केस टच कट एंड आउट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आते हैं अपन ने सिंपल से दो नोट लिखे, याद होंगे सबको नोट वो अच्छे से। पहला नोट आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स ऑफ स्लोप m। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स ऑफ स्लोप m। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c की जगह पे बैठ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर।
एक्चुअली में होता है क्या बेटा, कई लोग इलिप्स के रिजल्ट याद रखते हैं, बेटर है आप याद रखो सर्किल के रिजल्ट की जगह पे इलिप्स के, और इलिप्स में हर जगह बी को ए से रिप्लेस करते हैं ना, जैसे आप बी को ए से रिप्लेस करोगे तो आपका ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? ओम साई राम, मेरे बेटे ने लिखा है स्केच पेन से, देखिए दिख रहा है, काफी अच्छा लिखा है। खैर आगे बढ़ के y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। दूसरा नोट का पॉइंट क्या था, कुछ याद है? कि अगर हम किसी इलिप्स में आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम किसी इलिप्स में आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस आउटसाइड पॉइंट से h k से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो टेंजेंट जनरेट होती हैं। ठीक है, एक का स्लोप अगर मैंने m1 मान लिया और एक का स्लोप अगर मैंने m2 मान लिया तो पिक्चर आती है उससे, कह सकते कुछ नहीं, बस यही है टेंजेंट की इक्वेशन m स्लोप की लिख करके पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो k माइनस mh का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से m में क्वांटिटी आ जाएगी m स्क्वायर टाइम्स h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस का 2kh टाइम्स ऑफ m प्लस का k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करेगा कि इसके दो रूट्स होंगे m1 m2। क्यों? क्योंकि मैंने m में क्वाड्रेटिक बनाई है। अब जब मैंने m में क्वाड्रेटिक बना दी, ये हटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, अब अगर हमने m में क्वाड्रेटिक बना दी, अगर मैंने m में क्वाड्रेटिक बना दी बेटा, तो यहां से m के दो वैल्यूज आएंगी, m1 m2, वहां से अपने पास दो रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट आएगा m1 प्लस m2, क्योंकि सर्किल में भी याद होना चाहिए था 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दूसरा आएगा m1 into m2, दैट विल बी इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चेक द रिजल्ट, मस्ट रिमेंबर दीस रिजल्ट। ठीक है, काम के रिजल्ट हैं ये। इसी पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थर्ड, इसका नाम होता है डायरेक्टर सर्किल। शायद नाम याद होगा, डायरेक्टर सर्किल। सर्किल में सर्किल का डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल होता था, लोकस उसका सर्किल आता था। पैराबोला में डायरेक्टर सर्किल क्या होता था? क्या होता था? डायरेक्ट्रिक्स। बहुत शानदार बात। तो पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्किल होता था वो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला होती थी। यहाँ पे बात करनी तो बेसिकली डायरेक्टर सर्किल आपको पता है, ये पॉइंट ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है किसी भी कोनिक में, तो उस पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है? उस पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है? उस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ m1 m2 इक्वल्स टू -1 करना है। m1 m2 इक्वल्स टू -1 कर दो, यू विल गेट अ रिलेशन फ्रॉम हियर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू -1। फ्रॉम यू विल गेट जनरलाइज कर देना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So this is the equation of director circle। तो इसमें दो सर्किल आपके पास आए हैं, एक तो ऑक्सिलरी सर्किल आया है, दूसरा डायरेक्टर सर्किल आया है। ऑक्सिलरी सर्किल के लिए मेजर एक्सिस डायमीटर होनी चाहिए, डायरेक्टर सर्किल के लिए सेंटर तो सेम होना चाहिए, और जो रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए वो दोनों सेम ही मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। डन? तो ये मैंने आपको सेकेंड राउंड में थ्योरी का कवर किया, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन बता दिया, मैंने आपको लाइन एंड सर्किल, लाइन एंड इलिप्स के बारे में बात कर ली, टच करने की कंडीशन निकाल दी, स्लोप टेंजेंट, स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, दो आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है वो प्रूफ कराया, फिर सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के बारे में बात कर ली, फिर डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन डिफाइन करा दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए, बाकी मेरे हाथ में है, शॉर्ट में लिखे हैं मैंने, टाइम ना वेस्ट हो आपका इसलिए। ठीक है, आप अटेंड करते रहे मेरे साथ साथ, एक ही क्वेश्चन करके अपन देखते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। चार क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इसके मैंने नंबरिंग वहीं से कंटिन्यू की बेटा, 5 6 7 8 9 10 फॉरवर्ड। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन में आपसे। तो पांचवा क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, पांचवे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द लैम्डा इफ द लाइन दिस टचेस द इलिप्स दिस थिंग। एक लाइन इलिप्स को टच करी तो जो कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कॉट लगा देता हूं मैं सीधे सीधे। पांचवे क्वेश्चन में कॉट का फॉर्मूला होता है c² =
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये सी की जगह पे बैठेगा लैम्डा स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 16, एम स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 9। तो यहाँ से आ गया 16 9 25, 15 लैम्डा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 5। चलेगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई मैंने। एलिप्स आपको दे रखा था, यहाँ से आप इस एलिप्स को चाहो तो सजा लेना। अगर नहीं किसी समझ में आए कि भी मैंने कैसे लिख दिया तो डिवाइड कर दो। यू गेट x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का y स्क्वायर बाय 9 शुड बी इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर 16 हो गया, b स्क्वायर 9 हो गया। ठीक, लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू x प्लस लैम्डा, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 आएगी बेटा, c की वैल्यू c रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 6 7 8 9 10 जे मेंस के लास्ट ईयर की क्वेश्चन है। सब बोल रखा है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट में पढ़ देता हूं आपके लिए, कंफर्टेबल रहेंगे आप। उसने बोला लेट द लेंथ ऑफ द लेट अस सिस्टम ऑफ एन एलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो मैंने वही लिखा सेंटर एट ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेट अस सिस्टम इज इक्वल टू 8 if the distance between the foci of this ellipse is equal to the length of its minor axis. Distance between the foci f1 f2 equals to the length of the minor axis should be equal to 2b. Then which of the following points lies on the ellipse? तो ऑप्शन पूछे थे, मैं एलिप्स की इक्वेशन लिखवा देता हूँ, बाद में फिर ऑप्शन चेक करना कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। तो आइए जो दे रखा है उसी करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं। तो f1 f2 का मतलब हो गया 2ae is equals to 2b दिया गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम 8 दे रखा है, मतलब 2b स्क्वायर बाय a is equals to 8 दे रखा है उसने। मार्क के सेंटर 0 0 है, तो मुझे a और b मिल जाएगा, तो मैं एलिप्स की इक्वेशन लिख दूंगा सिंपल से। तो बस इन्हीं दोनों इक्वेशन का मैं यूज करना है। तो 2 से 2 तो चला ही गया, तो a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया, और यहाँ से मेरे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, और एक इक्वेशन में और पता होती है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। ठीक है, सबको यूज कर लो। तो b स्क्वायर की जगह 4a आ गया, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में तो b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर की जगह 4a आ गया, तो 8a आ गया, मतलब a इज इक्वल टू 8 हो गया। अब अगर a 8 है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 32। तो लो भाई इसकी इक्वेशन आ गई, सिंपल था। x स्क्वायर सेंटर 0 0 दे रखा है, सेंटर 0 0 दे रखा है, तो x स्क्वायर अपॉन a इसका मतलब 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब 32 should be equals to 1. The answer should be equals to x square by 64 plus y square by 32 is equals to 1. A very simple, very direct question. आप स्पीड देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, मैं बार-बार आप लोगों से बोल रहा हूं फोकस ऑन द स्पीड पार्ट। जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी कैलकुलेशन करें, फालतू का कुछ भी ना करें। मैं चेक आंसर चेक कर रहा हूं, x square by 64 plus y square by 32 is equals to 1 करेक्ट आंसर है। डन, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई लोगों का सही होगा, जिनका सही उत्तर है फटाफट रिपीट सब दबाते रहें। तो अपने पास दो क्वेश्चन हो गए 6 और 7। आगे बढ़ना है 5th और 6th, आगे बढ़ते हैं 7th तक। 7th क्वेश्चन में क्या क्या रखा उसने देख लीजिएगा। उसने एक लिस्ट दे रखा था, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ। बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैंने फोटो में इसको मार्क कर दिया सर। Let S and S dash, let S and S dash be the foci of an ellipse and B be the any of the one of the extremities of the minor axis. Minor axis. If the triangle SB S dash is a right angle triangle with a right angle at B and area of this triangle is equals to 8, then find the length of its latest rectangle. Latest rectangle की लेंथ निकालनी थी। तो आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ बराबर होगी, करेक्ट है। ये लेंथ भी बराबर होगी, तो ये राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल होगा। और अगर ये राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल होगा तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, उतनी लेंथ इसकी होगी। तो बेसिकली O से B सेम है O से S। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जितना OS होगा उतना ही आपका OB भी होगा। OS मतलब A ही हो गया, OB मतलब B हो गया। पहली चीज तो ये आ गई। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल S डैश BS इज इक्वल्स टू 8, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ 2AE, हाफ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनटू हाइट, हाइट मतलब B which is equals to 8, यानी कि ABE is equals to 8 आ गया। और A is equals to B है, तो अगर मैं इसको यहाँ यूज कर लूं तो B स्क्वायर is equals to 8 आ गया, ठीक है। और B स्क्वायर is equals to होता है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, फिर से यूज कर दो तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आ गया, तो A4 आ गया।
तो A4 आ गया, B स्क्वायर 8 आ गया, और लेंथ ऑफ एलआर का फॉर्मूला लगा दो। तो लेंथ ऑफ एलआर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ एलआर का फॉर्मूला होता है 2B स्क्वायर बाई A। तो 2B स्क्वायर बाई मतलब 2 इंटू 8 बाई A। तो 8 दिन 16 में से 4 गए 4। तो लेंथ ऑफ रिटर्न कितना आया? 4। एक बहुत ही सिंपल सा अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, आसान था, दिख गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई लोगों का सही होगा, फटाफट चेक कर लें। एवरीवन चेक इट प्रॉपर्ली। दिस इज द कप गिफ्टेड बाय अ स्टूडेंट इन द ईयर 2010 11 10 11 12 10 11 का है। I am keeping this cup from last 10 years, ठीक है। तो we are totally attached with you all, हम आपके साथ बहुत अटैच रहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। मतलब ये आपके लिए भी अच्छी बात है कि एक टीचर आपके साथ 10 साल से अटैच्ड है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम आपको बताते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे, किसी जगह पे आपको कोई इश्यू लगता है तो यू मस्ट फ्री टू डिस्कस विद अस, बट विद इन द लिमिट्स, ओके। खैर आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ एलिप्स सेंटर एट 0 0, ये जो मैंने लिखा है कैपिटल माइनस स्मॉल है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का डिफरेंस 10 दे रखा है। वन ऑफ द फोकस है 0,5√3 और लेटेस्ट रिटर्न की लेंथ निकालनी फिर से हमें। तो भाई यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, जरा फोकस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब आपने फोकस को ऑब्जर्व किया होगा 0,5√3 यानी कि अगर तुम्हारे F1 के कोऑर्डिनेट थे 0,5√3, तो यहां से तो श्योर हो गया कि जो BE होगा वो 5√3 होगा। पता है ना क्यों? क्योंकि जो फोकस है ये वर्टिकल एलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल। इसने बोला कि एलिप्स कैसा है? वर्टिकल एलिप्स है, और अगर ये वर्टिकल एलिप्स है तो जो ये पॉइंट लिखा हुआ है 5√3 ये किसके बराबर होगा? BE के बराबर। अब अगर ये वर्टिकल एलिप्स था तो जब आप ये वाली इक्वेशन उठाओगे कैपिटल M माइनस स्मॉल m, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का डिफरेंस, तो आप बोलोगे 2 मेजर एक्सिस मतलब B माइनस 2A इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से आ जाएगा B माइनस A इज इक्वल्स टू 5। फिर एक इक्वेशन यहां से आएगी अपने पास क्या कि B स्क्वायर मतलब जो E स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेसिकली जो हम लोग लिखते थे 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, क्योंकि B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर की जगह उल्टा हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा B स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए होल्ड कर रहा है? ये फॉर्मूला होल्ड कर रहा है वर्टिकल एलिप्स के लिए। सिचुएशन ऑफ द एलिप्स इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहां से अपने पास आ जाएगा B स्क्वायर E स्क्वायर मतलब 25 के 75, इसके फैक्टर कर दो B माइनस A B प्लस A, तो B प्लस A आ गया इनटू B माइनस A आ गया, B माइनस A की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से B प्लस A इज इक्वल टू आ जाएगा 15, B माइनस A इज इक्वल टू 5। लो भाई ये भी सॉल्व हो गया हमारा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो कितने सिंपल है, सरल से प्रॉब्लम है, बिल्कुल सरल आसान। तो B इज इक्वल टू आ गया 10, 20 आएगा जोड़ने पे, और A इज इक्वल्स टू आ गया 5, ठीक है। तो हमें चाहिए लेंथ ऑफ एलआर, तो लेंथ ऑफ एलआर मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? तो लेंथ ऑफ एलआर होगा 2B स्क्वायर अपॉन A, नहीं 2A स्क्वायर बाई B। अरे मेजर माइनर एक्सिस बदल चुकी हैं, ये गड़बड़ करोगे, ध्यान रखना। तो 2A इसका मतलब 25/10, 5 आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अच्छा हमने 7 का भी आंसर चेक नहीं किया था। 7 का आंसर 4 आएगा, 7 का आंसर 4 आएगा, 4 आएगा अपना, बिल्कुल आया था। और 8 का आंसर ये रहा 0,5, 8 का आंसर 5 आएगा, बिल्कुल शानदार। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे बहुत बच्चे से मिस्टेक करेंगे। वन ऑफ द ऑप्शन भी दे रखा है, उसने ध्यान रखना। मैं दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन दिया है, देखना। पहला ऑप्शन दिया है, इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक ऑप्शन दे रखा है आपको उसने 8, फिर 6, फिर 10 और फिर 5। अब हम लोग ने सही आंसर निकाला 5 है। मान लो कोई बच्चा गलती करके देखो, चेक कर रहा हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर वो रॉन्ग फॉर्मूला लगाता, रॉन्ग फॉर्मूला, रॉन्ग मेथड लगाता, रॉन्ग, तो वो लिखता 2AB स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब 100 बटे A मतलब 5, तो ये होता कितना? 10, 20, 40। अरे बच गया भाई, चलो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा,
इसलिए बच गया, वरना मैं तो होता है आपकी जगह, मतलब टीचर की जगह मैं होता, मैं इसको 40 बनाता, जिससे बच्चा तुरंत 40 के बारे में सोचता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्या दिया गया देखिए, नाइन क्वेश्चन भी जेईई मेंस का एक साधारण सिंपल सा प्रॉब्लम। क्या कह रहा है पढ़ते हैं। An ellipse with the foci 0, 2 and 0, -2 again vertical ellipse। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दें, अगेन वर्टिकल ellipse है बेटा, ठीक है। 0, 2 and 0, -2 एंड स्मॉल n, मतलब माइनस एक्सिस की लेंथ की 4 के बराबर। फाइंड द ellipse। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, कहीं ऐसा ना मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया हो। क्वेश्चन नंबर 9 टेकन। An ellipse with the foci 0, 2 and 0, -2 and minus axis of length 4 passes through the point। फिर अगेन उसने पॉइंट पूछा, मतलब आपको ellipse की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, तो 2BE ये दे रखा है हमें 4 के बराबर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। माइनस एक्सिस मतलब है कि A ये दे रखा हमें 2 के बराबर, और फॉर्मूला लगा देंगे अपन, तो B स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, तो B स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो B स्क्वायर आ गया, A आ गया, फोकस पता है तो सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब 0,0 ही होगा, और अगर सेंटर 0,0 ही होगा तो जो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाई A स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉरी, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस इक्वेशन में जो जो ऑप्शन दिए होंगे वो ऑप्शन रख करके क्रॉस चेक कर लेना, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक क्वेश्चन था, नॉट अगेन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इलिप्स में नहीं पूछे हैं। वो भी मैंने आपको पहले बताया, मेजर पार्ट जो पूछते हैं वो टेंजेंट नॉर्मल में पूछते हैं अच्छे क्वेश्चन। जो टेंजेंट नॉर्मल में स्टार्ट करूंगा तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ E1 and E2 are the eccentricity of E1 small e2 दे रखा है, E1 and E2 are eccentricities of E1 ellipse and hyperbola। Find K if E1 E2 point lies on this ellipse। ठीक है, मतलब दोनों ellipse और hyperbola की eccentricities निकालनी है। ellipse horizontal है, तो जब मैं E1 कैलकुलेट करूं 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो E1 आ गया 14/18, तो √7/3, ठीक है। ऐसे जब मैं E2 निकालने जाऊंगा बेटा, E2 हाइपरबोला, हाइपरबोला का याद होगा फॉर्मूला, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर होता है, ठीक। तो बन जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर मतलब 4/9, 13 आ जाएगा, तो √13/3 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को इस पे सेटिस्फाई कराना है, E1 E2 हमने निकाल दिया, तो पुट इन E2। जब मैं E2 में पुट करूंगा तो व्हाट आई गेट ओवर दिस 15 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर मतलब 7/3, सॉरी 9 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ E2 स्क्वायर मतलब 13/9 should be equals to K। So K should be equals to 15 7 105 39/9। तो K is equals to 9/14 3 4, तो K is equals to 16 आ गया। Check the answer, K is equals to 16 आ गया, करेक्ट है। 14 17 15 16 ऑप्शन दे रखे, तो आंसर 16 आएगा। डन। तो मैंने बेसिक क्वेश्चन कुछ लिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर को जितना भी मैंने कवर कराया था वो इसको घर पे जाके अच्छे से
रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी आप कुछ भी एलिस पे काम मत करें, पैराबोला का होमवर्क आपके पास होगा उसको आप वर्कआउट करें, या शीट बुक जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा होगा उससे आप पैराबोला को वर्कआउट करें। आज जितना भी मैंने आपको एलिस में करवाया है उसको सिर्फ घर पे आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल का जब लेक्चर हमारा हो जाएगा तब मैं एलिस पूरा खत्म कर लूंगा, उसके बाद आप एलिस के क्वेश्चंस को वर्कआउट करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।